So, gentlemen, welcome back for the second session for today, training number 3 for quality management standard. हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। क्लास 4 से स्टार्ट लिया हमने, 5 को डिस्कस किया एंड देन 7 को हमने डिस्कस किया। चूंकि 5 और 7 का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए इसको मैंने 6 से पहले रखा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्लानिंग की तरफ, जो कि हमारा जो पीडीसीए मॉडल है उसका पहला जो मतलब पार्ट है या पहली जो एफर्ट है, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। अब इम्प्रूवमेंट अगर अपने क्वालिटी की करनी है, अपने प्रोडक्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आपने प्रिपेयर करनी है, तो ये स्टैंडर्ड कहता है उसके लिए कुछ प्लानिंग्स आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है ना। वो प्लानिंग्स में क्या क्या चीज़ें आपने कंसीडर करनी है, जो कि आपने परफॉर्म करनी है। नंबर एक 6.1 जो इसकी सब क्लास है, वो क्या कहती है कि एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। अगर आप थोड़ा अपने आप को पीछे ले जाएं, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्लास नंबर 4.1 एंड 4.2, जिसमें हमने इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज और अपनी जो तमाम रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं यानी अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको आइडेंटिफाई भी किया था और उनकी नीड्स को, एक्सपेक्टेशन को भी अंडरस्टैंड किया था। उससे क्या होता है कि आपको एक्सप्लोर करने में आसानी होती है कि आपकी कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स किस किस्म के हैं, आपको किस किस्म के रिस्क हैं, आपको किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज नहीं बन सकती हैं आपके लिए। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे रिस्क क्या होता है कि आपको पता चला कि आपका जो एक सप्लायर है वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज ए रिस्क फॉर योर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। और ये तभी आपको पता चलेगा जब आप उसकी स्क्रूटनी करेंगे। ठीक है। उसकी मतलब सबसे पहले उसको एज ए एक इंडिपेंडेंट पार्टी आइडेंटिफाई करेंगे। फिर जब आप उसकी मतलब है कि उसकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए उससे बातचीत करेंगे, उसकी स्क्रूटनी करेंगे, उसको असेस करेंगे, देन यू विल बी एबल टू फाइंड कि अगर उसने कोई सब स्टैंडर्ड मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज द रिस्क फॉर योर फॉर द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट। ये आपने इशू आइडेंटिफाई कर लिया, रिस्क। अब अपॉर्चुनिटी क्या, अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब हो सकता है कि मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी के अंदर कोई ओल्ड मतलब है कि मैकेनिज्म काम कर रहा है। ठीक है ना। अब उस मिसाल के तौर पे जो मशीनरी इस वक्त आपने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर लगाई हुई है, ठीक है ना, आउटडेटेड हो चुकी है। वो उसमें मेंटेनेंस के इश्यूज बहुत आ रहे हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है ना। ये रिस्क भी बन गया, इशू बन गया ना आपके लिए, और आपकी क्वालिटी के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी बन गई है कि आप उस पुरानी मशीनरी को रिप्लेस कर लें विद न्यू मशीनरी के साथ। ठीक है ना। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी। कुछ रिस्क होते हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई करके एड्रेस करना होता है। ठीक है। और कुछ जो है अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो हमारे लिए एक नई सिचुएशन जो है ना वो पैदा कर देती हैं। ठीक है। तो क्लास 6.1 कहती है कि आप अपने जितने भी रिस्क हैं उनको एड्रेस करने के लिए और अपॉर्चुनिटीज को एड्रेस करने के लिए प्लान बनाएं। ठीक है ना। प्लानिंग से मुराद ये है कि अगर आपकी मशीनरी पुरानी है, आउटडेटेड है, ये रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है आपका या अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई हुई है, तो आपने उसको रिप्लेस करना है, उसके लिए प्लान करें। ठीक है। और फिर उसके बाद 6.2 क्या कहती है, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव देम, कि आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अचीव करने के लिए अपने ऑब्जेक्टिव सेट करें। ठीक है। ऑब्जेक्टिव से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे आपने जब ज़ाहिर है लोगों को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पॉलिसी के अंदर असाइन करनी है, तो पहले ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे ना उनके लिए। मिसाल के तौर पे कि आपने एक प्रोडक्शन मैनेजर है, उसको एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि भाई आपने इतने नए वर्कर जो है वो अपनी डिपार्टमेंट में हायर करने हैं। ठीक है ना। अब या उनको ट्रेनिंग करवानी है, मिसाल के तौर पे उनको ट्रेनिंग करवानी है। अगले 3 माह के अंदर आपने अपने 100 जो आपके पास वर्कर्स हैं उन सबको आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करवानी है। तो उसमें ऑब्जेक्टिव सेट क्या करेंगे, आप ये ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि जी मैंने अगले 3 माह के अंदर, विद इन 3 मंथ्स, आई हैव टू कंप्लीट द ट्रेनिंग ऑफ ऑल माई स्टाफ अंडर माई कमांड। ठीक है ना। अब उसमें देखें, जब आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है ना। स्पेसिफिक होना चाहिए, जिसमें स्पेसिफिकली उस टास्क को जिसको आप कंप्लीट करना चाहते हैं उसका मेंशन हो। ठीक है ना।
मैयरेबल होना चाहिए, कि उसको आप मैयर कर सके कि 3 माह के बाद आपने उसमें मेंशन करना है कि विद इन 3 मंथ्स, ठीक है ना, या 1 मंथ या 2 मंथ्स या 1 घंटा या 10 घंटे, ताकि आप उसको मैयर कर सकें कि इतने टाइम में जो आपने प्रोग्रेस की है उसके बाद आप देख सकें कि क्या वो ऑब्जेक्टिव आपने अचीव किया है कि नहीं, ठीक है ना। और एक्यूरेट होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है ना, और टाइम बाउंड होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब आप ओपन छोड़ दें जी कि वी वांट टू डू दिस एंड फॉर एनी टाइम नहीं, आपने उसमें टाइम मेंशन करना है कि विद इन 3 मंथ्स आपका ये ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्टिव जो भी आप क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे वो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। फिर कोई भी चेंज होनी है आपकी कंपनी के अंदर, पर्सनल मशीनरी चेंज होनी है, पर्सनल कोई किसी की जो आपका एम्प्लॉयर है, सॉरी एम्प्लॉई है टॉप मैनेजमेंट में, उसकी जगह रिप्लेसमेंट करनी है आपने, उसको चेंज करना है, कोई नया डिपार्टमेंट ऐड करना है, कोई नया इक्विपमेंट ऐड करना है, कोई नई टेक्नोलॉजी आपने लानी है, तो वो जो चेंज आपने करनी है वो एक प्लान चेंज प्रोसीजर के तहत होनी चाहिए, ठीक है ना। ये क्लास आपसे रिक्वायर करती है कि आप उस प्लानिंग को मतलब उस चेंज को प्लान के तहत करें, ठीक है ना। क्योंकि ऑडिटर आप यही चेक करेगा सबसे पहले। ऑडिटर आपसे जब एज ए इंटरनल ऑडिटर काम कर रहे होंगे ना, जब आप क्लास 6 का ऑडिट करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि इन्होंने कोई रिस्क रजिस्टर बनाया हुआ है अपनी कंपनी में, कोई रिस्क असेसमेंट की हुई है इन्होंने अपनी कंपनी में, जहाँ पे रिस्क आइडेंटिफाइड हो, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाइड हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है इन्होंने कि नहीं बनाया हुआ, आप उससे अंदाजा लगाएंगे कि इन्होंने ये काम किया हुआ है या नहीं किया हुआ। उसके बाद क्वालिटी ऑब्जेक्टिव का जो डॉक्यूमेंट है वो आप मंगवाएंगे, और उनको अचीव करने की प्लानिंग का पूरा प्लान उन्होंने क्या तरतीब दिया हुआ है अपनी कंपनी में जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर तो दिया हुआ है तो फिर आप इस क्लास को ओके करेंगे, नहीं दिया हुआ ये डॉक्यूमेंट या आपको प्रोवाइड ही नहीं किया, दैट मीन्स दिस इज ए मेजर नॉन कन्फर्मिटी, ठीक है ना। यानी इसको कंप्लाई ही नहीं किया तो ऑडिट कैसे पास होगा आपका, ठीक है। उसके बाद चेंज अगर कोई हुई है पिछले 3 माह में, 6 माह में, जितनी ड्यूरेशन का आपका ऑडिट है, तो वो जो चेंजेस हुई हैं वो किसी प्लान और प्रोसीजर के तहत हुई हैं। वो डॉक्यूमेंट जैसे मैंने पिछली डॉक्यूमेंटेड रिटेन करने की, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिटेन करने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, क्या कि क्योंकि ऑडिटर जो है ना वो डॉक्यूमेंट से ही तो अंदाज़ा लगाता है कि ये जो स्टैंडर्ड है इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हुई है या नहीं, तमाम क्लासेस की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हुई है या नहीं। तो चेंज का प्रोसीजर भी आप मंगवाएंगे, ऑब्जेक्टिव का प्रोसीजर भी मंगवाएंगे, रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए उन्होंने देखें यहाँ पे जरूरी नहीं है जिस तरह हम हेल्थ एंड सेफ्टी में एक प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करते हैं, क्वालिटी में भी आप उसी तरह प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करें। नो, आप अपने मतलब इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज को और इंटरेस्टेड पार्टीज की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन से आप अपनी क्वालिटी को, जो थ्रेट्स हैं, जो रिस्क है, आप स्वॉट एनालिसिस से आपको पता लग जाएगा कि क्या आपकी थ्रेट्स हैं, क्या आपके वीकनेसेस हैं, ठीक है। उससे अंदाजा हो जाएगा कि आपके क्या रिस्क हैं, और वहीं पे अपॉर्चुनिटीज का भी सेगमेंट मौजूद होगा, ठीक है ना। देखिए ना वहाँ पे आपने सॉर्ट की है ना, स्ट्रेंथ्स भी आइडेंटिफाई किए हैं, वीकनेसेस भी आइडेंटिफाई किए हैं, और अपॉर्चुनिटीज को भी वहाँ पे आइडेंटिफाई, वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर वो आपने पीछे वाले प्रोसेस सही परफॉर्म किए हुए हैं तो ये वाली क्लास आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगी जब आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे। और एज ए एडिटर तो आपने ये चेक करना है ना कि ये चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं इस कंपनी में, ठीक है जी। अब अगर हम आगे बात कर लें क्लास 8 की, ठीक है, तो क्लास 8 बेसिकली पूरा जितना भी ऑपरेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना है, उस प्रोडक्ट को तैयार करने का पूरा प्लान, ठीक है ना, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, उसके बाद जितने भी उसके प्रोसेसेस हैं, उसके मतलब वो सारी प्लानिंग जो है वो क्लास 8 के अंदर आती है आपकी, ठीक है। मतलब देखें ना आप, इसकी आगे फर्दर सब क्लासेस हैं, जैसे 8.1 कहती है ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। जैसे मैंने आपको बताया था वो प्रोसेस अप्रोच के अंदर जो हमने डायग्राम डिस्कस की थी, उसमें हमने डिस्कस किया था ना कि वो प्रोसेस अप्रोच बेसिकली मिडल में आपका कंट्रोल जो है वो मिडल में होता है, और तमाम
जो कंपोनेंट्स होते हैं वहाँ पे वो अप्लाई हुआ हुआ आता है, ठीक है ना। अब वो कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी ना। अब जब कंट्रोल अप्लाई करेंगे पहले आप प्लानिंग करेंगे। जैसे आपने जो आपकी इनपुट्स आ रही हैं उनके उनको आपने उनके ऊपर कोई कंट्रोल अप्लाई करना है, तो वो ज़बानी कलामी तो नहीं होगा ना, उसके लिए कुछ एक्शंस करने पड़ेंगे आपको, कोई पहले प्लान ऑफ एक्शन बनाने पड़ेंगे आपको। उसके तहत लोगों को ड्यूटियां देनी पड़ेंगी और वो फिर उनकी सुपरविजन करनी पड़ेगी। सो दैट प्लानिंग इज कॉल्ड ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल, ठीक है ना। उसके बाद है रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। 8.2 क्लास जो है वो आपसे रिक्वायर करती है कि आपकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड कर, देखें आप अगर इवन प्रोडक्ट्स भी तैयार कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप सर्व भी तो कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स को, मतलब उनके ऑर्डर्स को रिसीव करना, उनके साथ इंगेज करना, फिर उनको टाइमली प्रोडक्ट डिलीवर करना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनके साथ कम्युनिकेट करके उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उनकी बात सुनना, उनकी कंप्लेंट्स को सुनना, ये आपकी सर्विसेज वाले लोग कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विसेज से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स है आपकी, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं 4.2 सॉरी, वहाँ पे इंटरेस्टेड पार्टीज की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड 4.2 से आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। अगर आप कोई मतलब है कि नया कोई प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर, मतलब अपनी कैटलॉग के अंदर, मसलन अगर आप शूज़ बनाते हैं मिसाल के तौर पे, अब नया डिज़ाइन कोई लेके आए हैं, ठीक है ना। अब उस डिज़ाइन का पूरा कंट्रोल और उसकी डिज़ाइन की डेवलपमेंट, उसकी प्रोडक्शन और उसको सर्व करने तक की मुकम्मल प्लानिंग जो है आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। और ये 8.3 जो सब क्लास है क्लास 8 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वो जब मैं आपको स्टैंडर्ड भेजूंगा आप उसको थोड़ा सा रीड कीजिएगा, आपको मजीद बेहतर आइडिया हो जाएगा कि ये डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की फेजेस किस तरह इंश्योर की जाती हैं। और इंटरनल ऑडिटर फिर कैसे वो इनको चेक कैसे करता है कि आपने अगर कोई नई प्रोडक्ट ऐड की है अपनी कैटलॉग के अंदर, तो उसकी डिज़ाइन और डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो रिटेन की होगी आपकी कंपनी ने, ठीक है ना। वो डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी उस ऑडिटर को, ठीक है। कि उसका डिज़ाइन सजेस्ट किसने किया, उसकी अप्रूवल डिज़ाइन की किसने दी, ठीक है। उस डिज़ाइन को डेवलप करने में कौन सी टीम इन्वॉल्व थी, ठीक है ना। कितने टाइम में उसको उनने इसको किया। और फिर उसके बाद जब वो डिज़ाइन फाइनल हो गया उसकी प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुई, ठीक है ना। और फिर उसकी डिलीवरी वगैरह कैसे मतलब इंश्योर हुई, उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर जो है वो चेक करता है। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मतलब जितना आपको एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट सर्विसेज है, मींस के एक्सटर्नली आपको रॉ मटेरियल आ रहा है, ठीक है ना। जैसे आपके सप्लायर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखना। और आपके जितने भी मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो एक्सटर्नली, मतलब कोई ऐसे भी होते हैं ना आपके कॉन्ट्रैक्टर्स जो आपको किसी दूसरी लोकेशन पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड, कोई कोई काम करके दे रहे हैं। मसलन अगर आप कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका एक पीस जो है हो सकता है कोई बरतानिया की कोई कंपनी हो उससे आप बनवा रहे हो, ठीक है ना। वो भी आपका प्रोवाइडर है ना, एक्सटर्नल प्रोवाइडर है। अब उसके ऊपर भी आपने कंट्रोल रखना है, उसको भी मतलब है कि आपने स्क्रूटनी में डालना है। अब देखिए ये सारे प्रोसेसेस जब आप करेंगे ना, ये सारी कंट्रोल्स और स्क्रूटनी आप करेंगे, तो फिर आप मुझे बताएं कि क्या आपकी ओवरऑल क्वालिटी प्रोडक्ट की इम्प्रूव होगी कि नहीं होगी। इतना मतलब डीप जाके जब ये सारे प्रोसेसेस आप करेंगे कि मतलब जितने भी ऑपरेशंस हैं उनकी डिटेल प्लानिंग और हर कंपोनेंट्स के एंड पे प्रॉपर कंट्रोल मैयर, इंटरेस्टेड पार्टीज की नीड्स को डिजायर्स को समझना। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। और जितने भी एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स हैं आपकी उनके मतलब तमाम जो सर्विस एग्रीमेंट्स हैं और जो वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या आपको कोई मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखना। फिर प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोविजन ये आ जाता है आपकी डिलीवरी से, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड। जब आपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज तैयार कर ली तो उसके बाद उनको एंड यूजर तक प्रोवाइड करना,
ये भी पूरा एक प्रोसेस है ना आपका। मतलब ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट आपने बना दी, स्टोर में सजा के रख दी, तो आप बड़े खुश हो गए, बस ठीक है बड़ी अच्छी प्रोडक्ट बन गई है, अब हमारा काम खत्म। नो, अब अगला प्रोसेस शुरू हो गया, दैट इज द सप्लाई ऑफ योर प्रोडक्ट टू द एंड यूजर, जो आपके कस्टमर्स और क्लाइंट्स हैं। तो जब ये आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं ये सर्विसेज या प्रोडक्ट्स अपने एंड यूजर्स को, उसके दौरान में भी पूरा कंट्रोल मेंटेन करना रिक्वायरमेंट है सब क्लास 8.5 की। ठीक है ना। फिर उसके बाद रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना। रिलीज से मुराद ये है कि आपने मतलब कोई प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर मतलब आपको मिले हुए हैं। ठीक है ना। अब ऑर्डर जब तैयार हो जाते हैं तो वो कोई अनमैनेजेबल तरीके से तो रिलीज नहीं होते ना ऑर्डर, उनका एक प्रोसेस होता है कि उनकी रिलीज के लिए कौन उनको अथराइज करेगा, किस तरह वो रिलीज होगी प्रोडक्ट्स, किस तरह वो डिलीवर, आगे डिलीवरी पर फिर नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा 8.7 क्लास इसकी कहती है कंट्रोल ऑफ द नॉन कंफर्मिंग आउटपुट्स। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना, प्रोसेस अप्रोच के अंदर जब आपकी प्रोडक्ट तैयार हो जाती है, वहां पे क्वालिटी इंस्पेक्टर्स, क्वालिटी चेकर्स जो हैं, वो डंडा लेके खड़े होते हैं। ठीक है ना। उस स्टेज के ऊपर वो देख रहे होते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टेड है। वो जो जो डिफेक्टेड प्रोडक्ट होती है उसको निकाल निकाल के साइड पे करते जाते हैं। मतलब आप जूते बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे शूज बना रहे हैं, तो क्वालिटी चेकर आप असेंबली लाइन के बाहर खड़े होते हैं। ठीक है ना। वो देखते हैं कि जो भी डिफेक्ट है अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर, किसी पीस के अंदर, वो साइड पे कर देंगे। फिर उनकी कैटेगराइज करेंगे, ए पेयर, बी पेयर, सी पेयर, मतलब उनको फिर वो कैटेगराइज करेंगे और उनकी कॉस्टिंग अलग होगी फिर। ठीक है ना। तो जो क्योंकि जब आप क्वालिटी का कंट्रोल वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपने हद्दल वसी कोशिश करनी है। इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि आप कोई भी गलत चीज अपने क्लाइंट या कस्टमर के हाथ में ना जाने दें। ठीक है ना। बिफोर दैट आप उसको कैच कर लें, वहीं पे आपका मैकेनिज्म, आपका सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि उस प्रोडक्ट को वहां से निकल ही ना सके, आप इंटरनली ही उसको अपने कंट्रोल के अंदर काबू कर लें। ठीक है। और उसके बाद फिर आप, क्योंकि अगर वो बाहर जाएगी प्रोडक्ट, आपके क्लाइंट कस्टमर तक जाएगी, वो उसको यूज करेगा, और अगर उससे मतलब वो कोई डिफेक्टेड चीज मिली तो वो क्या सोचेगा आपके बारे में। ठीक है। कभी दोबारा वो आपकी प्रोडक्ट लेने की कोशिश करेगा? कभी भी नहीं। फिर चॉइस होती है ना, आपके पास बेशुमार कंपटीशन है, एक प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं, उसी तरह की बेशुमार दूसरी कंपनीज वो प्रोडक्ट बना रही होती हैं, तो कस्टमर आपका जो है वो भाग जाता है। तो रिटेन कस्टमर करना ही तो हमारी क्वालिटी का मेन ऑब्जेक्टिव है। मतलब हमने अपने कस्टमर्स को फोकस में रखना है, क्योंकि उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशन को भी हमने अंडरस्टैंड करना है, ये भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। और उसको फुलफिल भी करना है। ठीक है। तो अगर आपकी कोई गलत प्रोडक्ट, अगर आपके मतलब आपका कंट्रोल वीक है, अगर वो निकल के चली जाती है मार्केट के अंदर, कस्टमर के हाथ में चली जाती है, तो वो तो मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट की रेपुटेशन को खराब करेगा ना। तो ये जो क्लॉज 8 है, ये बेसिकली आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप देखें ना बिजनेस में, एक बिजनेस के अंदर दोनों चीजें भी होती हैं, प्रोडक्ट्स भी होती हैं और उनकी सर्विसेज भी होती हैं। एक बिजनेस ऐसे होते हैं जो प्योरली सर्विस बेस्ड होते हैं, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, बैंक्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, या इस तरह के जो कोई प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट तैयार नहीं करते, लेकिन बेसिकली वो भी प्रोडक्ट्स ही होती हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है ना। तो एक कुछ होती हैं जो फिजिकल प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, हजारों लाखों किस्म की प्रोडक्ट्स हैं जो तैयार हो रही होती हैं मुख्तलिफ कंपनीज में, मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर। हमें इससे गर्ज नहीं है कि कौन सी प्रोडक्ट्स कौन तैयार कर रहा है, हमें इससे देखना है कि वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट तैयार हो रही है वो क्या इस स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक तैयार हो रही है या नहीं, उनके मुताबिक कंट्रोल इन प्लेस हैं कि नहीं, उनके मुताबिक ऑपरेशनल प्लानिंग परफॉर्म हुई है कि नहीं, 8.2 के मुताबिक रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इंश्योर किया गया कि नहीं किया, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है वहाँ पे, और प्रोडक्शन और सर्विस से रिलेटेड तमाम रिकॉर्ड एविडेंस मौजूद हैं। क्योंकि जो आप एज ए एडिटर जब ये चीज़ें कर रहे होंगे ना, तो सबसे पहले तो आपको मेन क्लॉज का पता होना चाहिए, उसके बाद जितनी भी सब क्लासेज हैं उनका आपको आइडिया होना चाहिए, और उसके मुताबिक फिर आपने डॉक्यूमेंट्स डिमांड करने हैं अपने क्लाइंट से। ठीक है ना। वो जब वो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने ला के रखेगा, तो फिर आपने उसको रिव्यू करना है डॉक्यूमेंट्स को, एंड देन यू विल फाइंड आउट कि क्या इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक जो प्रूफ्स हैं, जो एविडेंस हैं, वो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, क्या उसके मुताबिक काम हुआ है, क्या उसके मुताबिक इंस्पेक्शंस हुई हैं, क्या उस उन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक
प्रॉपर यहाँ पे काम हुआ है, आप उसके लिए ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, आप उसके लिए इंटरव्यूज भी करते हैं। वो जब हम ऑडिट की प्रॉपर टेक्निक्स के ऊपर जाएंगे तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे कि ऑडिटर जो है वो किस तरह मतलब वेरीफाई करता है चीज़ों को, ठीक है ना। वो इन्वेस्टिगेटिव माइंड भी होता है ना, कि मतलब है कि बाज़ औक़ात आप चलते चलते किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है ना, वो अपने माइंड में रख लेते हैं, डिस्कस नहीं करते। जब आप उसको डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरीफाई करते हैं, फिर उसका कोई एविडेंस सर्च करते हैं, ठीक है ना, आपकी जो भी एफर्ट होगी वो एविडेंस बेस्ड होगी। जुबानी कलामी आप बात नहीं करेंगे कि मतलब आप किसी कंपनी के साथ जो है ना वो खाम खा की जो है वो खार बना लें कि नहीं आपने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। दैट इज़ नॉट योर रोल। योर रोल इज़ टू आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, और उसके बाद उसका एविडेंस सर्च करना। अगर आपको उसका एविडेंस मिल गया है तो अटैच करना उन डॉक्यूमेंट्स को, और उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव अनबाइस्ड एक प्रोफेशनल रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना। अगर वो काम उसके इन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हुआ है, कंप्लाई हुआ है, तो उसको आप ओके करें। अगर नहीं हुआ या कुछ नॉन कन्फर्मिटीज हैं तो रियलिस्टिकली ऑनेस्टली उनको आइडेंटिफाई करके बताएं कि जी ये आपके मसाइल हैं और ये सोल्यूशन मांगते हैं। क्योंकि जो क्लाइंट होते हैं ना वो ऑडिट इसलिए नहीं करवाते कि वो कोई चाहते हैं कि आप उनके ऊपर थानेदार लग जाए आके, वो इसलिए करवाते हैं अपने बेनिफिट के लिए। बेसिकली उनको अपनी वीकनेसेस चाहिए होती हैं कि हमारे सामने आए ताकि हम उनको इम्प्रूव कर सकें। आपका भी माइंडसेट वही होना चाहिए जब आप ऑडिट करें। तो आपका जो अप्रोच है दैट शुड बी वेरी वेरी प्रोफेशनल, ठीक है। उसमें पुलिसिंग वाला माइंडसेट नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटिव इंस्टिंक्ट होनी चाहिए आपके अंदर। मतलब आपने किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना है, उसको वैलिडेट करना है, और उसको चेक भी करना है, ऑब्जर्व भी करना है, इंटरव्यू के जरिए भी करना है, डॉक्यूमेंट्स के जरिए भी करना है। दैट इज योर स्किल। बट आपने मतलब वहाँ पे किसी को अंडरमाइन नहीं करना, किसी को ब्लेम नहीं करना डायरेक्टली, ठीक है ना। दैट इज नॉट योर रोल। वो जब हम ऑडिटर के रोल के ऊपर जाएंगे वहाँ पे मैं एथिक्स की जब आपको पॉइंट के ऊपर डिस्कस करूंगा तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे भी इंशाल्लाह डिटेल से ब्रीफ करूंगा। जी आगे आ जाए हम जी। क्लास जो हमारी 9 है वो बेसिकली हमारी चेक फेज में आती है, ठीक है ना। क्लास 5 जो है हमारी सेंटर में होती है, पीडीसीए मॉडल को अगर आप माइंड में लाएं। और हमारी जो क्लास 6 है वो प्लानिंग से रिलेटेड होती है। और 7 जो है, 7 और 8 जो है वो हमारी डू वाली फेज में आते हैं जिसको हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। और फिर क्लास 9 जो है वो हमारी चेक फेज में आती है। और क्लास 10 जो है हमारी इम्प्रूवमेंट में आती है। तो अब आपने प्लान कर लिया क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद फिर आपने क्लास 8 के अंदर ऑपरेशनल प्लानिंग सारी परफॉर्म कर ली। जो भी ऑपरेशन प्लान होने हैं उनके कंट्रोल कैसे अप्लाई होने हैं सारा कुछ, ठीक है ना। अब आपने जब प्लानिंग की है किसी चीज़ की तो उसको चेक भी तो करना है। जो पीडीसीए वाला मॉडल है ज़रा उसको जेहन में लाएं। अभी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि वो जो पीडीसीए साइकिल है उसकी कितनी इफेक्टिवनेस है, ठीक है ना। अगर कोई लिंक मिसिंग होगा तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि हमने प्लानिंग की कि नहीं की, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर की कि नहीं की। इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं डू वाली फेज में, मिसाल के तौर पे क्या मैनेजमेंट की लीडरशिप और कमिटमेंट हमें नज़र आई, क्या कोई रिस्क आइडेंटिफिकेशन और अपॉर्चुनिटीज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई मतलब प्लानिंग हमारे सामने आई, ऑपरेशनल प्लानिंग हमारे सामने आई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब अगर आपके सामने आएंगी, डॉक्यूमेंटेशन इनकी प्रॉपर होगी, तो फिर आपने ये भी देखना है कि उनको इवेलुएट करने का भी कोई मैकेनिज्म मौजूद है इस कंपनी के अंदर कि नहीं। मसलन आपने मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि जी अगले 3 माह के अंदर जो है वो आपने अपने 100 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोगों को ट्रेनिंग करनी है, मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो आपने वो ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया तो उसको मॉनिटर भी तो करना है, मेजर भी तो करना है उसको आपने। इसीलिए तो आपने स्मार्ट ऑब्जेक्टिव सेट किया है ना, ताकि आप उसको मेजर कर सके। आप जब 1 महीना गुजरेगा तो आप ये मॉनिटरिंग से मेजरमेंट से ये अंदाज़ा लगाएंगे कि अगर हमने 3 माह में 100 लोगों को ट्रेन करना है तो 1 माह में हमने कितने लोगों को ट्रेन कर लिया है। मिसाल के तौर पे अगर 40% आपने कर लिए हैं तो एट दैट मीन्स दैट यू आर गोइंग ऑन राइट ट्रैक। अगर आपने अभी शुरू ही नहीं किया काम तो 2 महीने रह गए हैं आपने, तो फिर आपको ज़्यादा तेज़ी करनी पड़ेगी ज़्यादा जल्दी, क्योंकि आपका टारगेट मतलब आपका 3 महीने का रखा हुआ है। और अगर आपने टारगेट सही नहीं रखा तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव सही नहीं सेट किया, तो तभी भी आपकी नॉन प्रोफेशनलिज्म वहाँ पे जाहिर होगी कि आपने वो ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं प्रॉपर सेट किया।
तो ये जो आपके पास रिकॉर्ड्स आते हैं, मतलब आपकी जो इंस्पेक्शंस होती हैं, आपके जो असेसमेंट्स होती हैं, जो जैसे इंटरेस्टेड पार्टीज की नीड्स और एक्सपेक्टेशन का डॉक्यूमेंट आपके पास आएगा, सॉट एनालिसिस का डॉक्यूमेंट आपके, उससे आप इवेलुएट करते हैं कि आप अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कितने परसेंट अचीव कर पाए हैं। अब हर कंपनी अपने साइज और नेचर ऑफ द बिजनेस के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के मुताबिक अपने ऑब्जेक्टिव सेट करती है क्वालिटी के रिलेटेड, ठीक है ना। कुछ जो है वो 5-6 ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, कोई 8-10 भी करते हैं। अब जब आपने उन ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है तो मतलब उसको कहीं ना कहीं मॉनिटर भी तो करना है, ठीक है ना। एक तो मॉनिटरिंग मेजरमेंट होती है ये इंस्पेक्शंस वगैरह से, या जो रिपोर्ट्स बनती हैं आपकी वैल्यूएशन, जो आप असेसमेंट्स वगैरह करते हैं। दूसरी आपकी मॉनिटरिंग या मेयरिंग कैसी होती है, इंटरनल ऑडिट के जरिए। देखिए, ये 9.2 मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, यानी ये स्टैंडर्ड की 9.2 क्लॉज कहती है कि आप तभी मतलब है कि इस सर्टिफिकेशन के अहल हैं अगर आप कंटिन्यूअसली इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करते रहेंगे अपनी कंपनी के अंदर। यहाँ से मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इंटरनल जो ऑडिटर होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा होती है आपकी कंपनी के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, अगर आपने इंटरनल ऑडिट परफॉर्म नहीं किए हुए, ठीक है ना, तो आपका एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो आपके रिजेक्ट कर देगा आपके पूरे ऑडिट को ही, मतलब पूरा फेल कर देगा आपको, कहेगा 3 महीने के बाद मैं आऊँगा, आप पहले इसको पूरा करें। फिर मैनेजमेंट रिव्यू क्या होते हैं, 9.3 मैनेजमेंट रिव्यू जो हर महीने या 2 महीने बाद आपकी जो मैनेजमेंट की टीम होती है, टॉप मैनेजमेंट, वो आप जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं उस पॉलिसी के मुताबिक उनको रिव्यू करती है कि क्या वो ऑब्जेक्टिव हमने कितने परसेंट अचीव कर लिए हैं, ठीक है ना। जैसे आपने ट्रेनिंग का एक ऑब्जेक्टिव सेट किया, तो उसमें रिव्यू में आपको पता चलेगा कि आपने مثلا 2 महीने के बाद रिव्यू किया, पता चला कि आपने तो अभी तक 30% जो है वो लोगों को ट्रेनिंग दी है, बाकी तो 70% अभी रहते हैं। तो फिर वो 1 महीने का टाइम रह गया, उधर 2 महीने में आपने सिर्फ 30%, दैट मीन्स यू आर बिहाइंड द टारगेट। वो कैसे पता चलेगा, उस रिव्यू से आपको पता चलेगा। अगर आप वो रिव्यू परफॉर्म नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट रिव्यू के प्रॉपर मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स बनते हैं, ठीक है ना, और इसका रिकॉर्ड रिटेन होता है। ऑडिटर ये चेक करता है कि इन्होंने मैनेजमेंट रिव्यू किए हैं या नहीं किए हैं, मैनेजमेंट रिव्यू का कोई प्रोसीजर इन्होंने डेवलप किया हुआ इस कंपनी ने या नहीं किया हुआ। इंटरनल ऑडिट की कंप्लीट रिपोर्ट वो चेक करता है आपका, उसकी फाइंडिंग्स, वो मतलब क्योंकि उसने ये देखना होता है कि अगर आज से 6 माह पहले एक ऑडिट हुआ और 6 माह के बाद आपने दोबारा ऑडिट किया, तो पिछली रिपोर्ट के अंदर जो आपने आइडेंटिफिकेशन की थी अपने इश्यूज की, जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी, क्या उनको आपने रिजॉल्व किया, यानी करेक्टिव एक्शन उसका किया या नहीं किया, वो ये चेक करेगा उस ऑडिट फाइंडिंग से, ठीक है ना। तो ये जो 3 रिक्वायरमेंट्स हैं ये क्लॉज 9 की है, मैंडेटरी है कि इंस्पेक्शंस होनी चाहिए, उनके रिकॉर्ड्स अवेलेबल होने चाहिए, इंटरनल ऑडिट की कंप्लीट किट होनी चाहिए, उसका पूरा पिछले जितने भी आपने परफॉर्म किए हैं, मसलन अगर पिछले 3 साल का ऑडिट आप करवा रहे हैं अपने एक्सटर्नल ऑडिटर से, तो 3 साल के अंदर जितने भी आपने इंटरनल ऑडिट परफॉर्म किए उनकी रिपोर्ट्स वो ऑडिटर चेक करेगा। मैनेजमेंट रिव्यू जितने भी हुए हैं उनका सारा रिकॉर्ड वो चेक करेगा। तभी वो अगर मुतमईन होगा उन उस रिव्यू से, तभी वो उसको ओके करेगा कि अब ये ठीक है, अदरवाइज वो उसको रिजेक्ट कर देगा। अब अगर हम बात कर रहे हैं क्लास 10 की, सो व्हाट डज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स ऑफ क्यूएमएस मीन, क्लास 10 कहती है आपको। एक तो मतलब है 10.1 जो है वो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये प्रॉपर कोई ऑडिट से रिलेटेड क्लास नहीं है। हाँ, 10.2 जो है वो ऑडिट से रिलेटेड है कि क्या नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शंस, ठीक है ना। नॉन कन्फर्मिटीज क्या होती हैं, जब आप अगर पिछली क्लास को देख लेना, क्लास 9 को, जब आप मॉनिटरिंग करते हैं, जब आप मेजरमेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं डेटा का, उसको वैल्यूएट करते हैं, इंटरनल ऑडिट परफॉर्म करते हैं, मैनेजमेंट रिव्यू करते हैं, तो उसमें इश्यूज नज़र आते हैं ना आपके। मसलन मैनेजमेंट रिव्यू में इशू नज़र आया आपको कि जी आपने 3 माह का ऑब्जेक्टिव सेट किया था, आपने 100 लोगों को ट्रेनिंग देनी थी अपने किसी डिपार्टमेंट की, आपने 2 माह के बाद जब रिव्यू मीटिंग की उसमें पता चला कि सिर्फ 30% ट्रेन हुए हैं, बाकी 70% बाकी हैं। तो वहाँ पे वो इशू आइडेंटिफाई हुआ ना कि मतलब आप टारगेट से बहुत पीछे हैं, ठीक है। अब आप उसकी करेक्टिव एक्शन क्या बनाएंगे, ये आपसे
क्लास डिमांड करती है कि आप ये देखें कि जो आपने वो लूज किया टाइम 2 महीने का, उसमें क्या वजूहात हुई कि आप जो अपने मतलब है कि 2 महीने में आपको कम से कम 60-70% लोगों को ट्रेनिंग दे देनी चाहिए थी, तो क्या वजूहात हुई जिसकी वजह से वो ट्रेनिंग परफॉर्म नहीं कर पाया। ठीक है ना। अब उसको अगले टारगेट के लिए आप करेक्टिव एक्शन बनाएंगे। पहले आइडेंटिफाई करेंगे उस इशू को कि जी हो सकता है कि आपके जो आपका ट्रेनर है उस दौरान में वही ना आ रहा हो। ठीक है ना। आपने ट्रेनर लेट हायर किया है, आपके लोग जो हैं उनकी अटेंडेंस, आपका प्रोडक्शन मैनेजर उनको रिलीज नहीं कर रहा, उसकी वजह से वो क्लास में नहीं जा रहे, ट्रेनिंग में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। ठीक है ना। इस वजह से वो अपने ऑब्जेक्टिव से पीछे रह गए। तो आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके करेक्टिव एक्शन बनाएंगे कि अगर मिसाल के तौर पे ट्रेनर आपका छोड़ के चला गया बीच में अचानक, उसकी वजह से आपका टाइम जाया गया, तो करेक्टिव एक्शन क्या है आप प्रपोज करेंगे वहाँ पे जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे कि इमीडिएट बेसिस के ऊपर नया ट्रेनर उसका बैकअप यहाँ पे इंस्टॉल किया जाए, उसको यहाँ पे असाइन की जाए जॉब, ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें। ठीक है ना। तो मेन जो इसमें जो ऑडिटेबल क्लास है वो 10.2 है। नॉन कन्फर्मिटीज कैसे बनती हैं और इनकी टाइप्स क्या होती हैं, ये हम जो हमारा 8, 9 और 10 क्लास है ना, जो ऑडिटिंग से रिलेटेड है, जो ऑडिट की टेक्निक्स, टर्म्स और उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, वो आखिरी 3 क्लासेस हैं ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड। ठीक है ना। तो उनके अंदर जाके हम फिर इसकी टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, ये कैसे नॉन कन्फर्मिटी की रिपोर्ट बनती है, मेजर नॉन कन्फर्मिटी क्या होती है, माइनर क्या होती है, ऑब्जर्वेशन, जनरल ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ होती है, उसको कैसे रिपोर्ट के अंदर कैसे लिखा जाता है, वो सारा फिर मैं आपको वहाँ पे ब्रीफ करूँगा। यहाँ पे मतलब आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपने क्वालिटी से रिलेटेड नॉन कन्फर्मिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है और उनके करेक्टिव एक्शन प्लान बनाने हैं। तो जब आप 10.3 कहती है कि आपने कंटिन्यूसली ये प्रोसेस रोकना नहीं है, जब आप पीडीसीए मॉडल को जेन में लाते हैं तो आप देखें कि वहाँ पे वो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा होता है। मतलब इस जो स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है मेन, वो ये है कि आप मुतमईन होकर नहीं बैठ जाएंगे जी ये सारी क्लॉजेस हमने इम्प्लीमेंट कर ली हैं तो बस अब हम मुतमईन हो गए, हमने सर्टिफिकेशन अचीव कर ली है आईएसओ 9001 की, तो अब हमारी क्वालिटी तो बहुत ज़बरदस्त हो गई है, अब हमें मजीद काम की ज़रूरत नहीं है। नो, दिस स्टैंडर्ड सेज दैट यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज कंटिन्यूसली ऑन कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर। आपने कहीं स्टैटिक नहीं होना, रुक नहीं जाना कहीं पे कि मतलब अब आपने एक दफ़ा आपने ऑडिट करवाया एक्सटर्नल ऑडिटर से, ठीक है ना, उसने आपका ऑडिट पास कर दिया, आपको बड़ी खुशी हुई, सर्टिफिकेशन मिल गई, तो अब आप मुतमईन होकर बैठ जाएंगे कि अगले 3 साल आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नो, आपका ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेशन अचीव करना नहीं होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। अगर आपने क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो फिर आपको कंटिन्यूसली उन कंट्रोल मेजर्स के ऊपर, उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस के ऊपर। ठीक है ना। ये जितनी भी क्लॉजेस की रिक्वायरमेंट्स हैं इनको वन बाय वन अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके और उनके मुताबिक काम करना पड़ेगा, उनके मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, तब जाके आपके और कंटिन्यूसली आप उनका इंटरनल ऑडिट परफॉर्म करेंगे, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स करेंगे, एनालिसिस करेंगे, मॉनिटरिंग मेयरिंग करेंगे। तो ये जब आप चीज़ें रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे तो तब आपकी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट या कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट जो है इंश्योर होगी। ठीक है जी। तो ये है बेसिकली पूरा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ऑपरेशनल पार्ट, जिसको हम ऑडिट करेंगे अपनी 8, 9 और 10 अपना जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर। क्योंकि हम ऑडिटिंग का जो फंक्शन होता है तमाम स्टैंडर्ड्स के लिए सेम होता है। ठीक है। बट ये कि स्टैंडर्ड्स की को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें स्पेसिफिक टू कॉन्टेक्स्ट इनकी जो सब क्लासेस हैं उनके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस आती है, स्ट्रक्चर एक जैसा ही है। इसी तरह 10 क्लॉजेज आपको इन्वायरमेंट में भी मिलेंगी, उसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी में भी हैं, फूड सेफ्टी में भी इसी तरह 10 क्लासेज का स्ट्रक्चर है, इसी तरह वहाँ पे पीडीसीए का मॉडल है। लेकिन जो उसकी आगे सब क्लासेज हैं उनके अंदर डिटेल्स चेंज हो जाती हैं। वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ऑफ दी, मतलब यहाँ पे हम क्वालिटी की बात करें, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में जाएंगे तो हम वहाँ पे इन्वायरमेंट को अपने फोकस में रखेंगे कि इन्वायरमेंट की इंप्रूवमेंट के लिए हमने किस किस्म की ऑपरेशनल प्लानिंग करनी है, किस किस्म के एस्पेक्ट्स इम्पैक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए हमने मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स और सर्विस का बहुत सारी सब क्लासेस हैं वो स्किप हो जाएंगी वहाँ पे। ठीक है ना। वहाँ पे नई क्लासेस ऐड हो जाएंगी। सो जेंटलमैन, दिस इज फ्रॉम माई साइड
अब अगर आपके जहन में कोई सवाल है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, काइंडली आस्क मी। और या फिर आप अपना कोई इसमें कमेंट पास करना चाहते हैं अभी की ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो यू कैन डू दैट। आज हमने इसको 2 सेशन में कंप्लीट कर लिया, तीसरे सेशन की मेरा ख्याल है नौबत नहीं आएगी। कल हम इंशाल्लाह अपना इन्वायरमेंट का जो है उसके ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का जो हमारा लर्निंग आउटकम है ये है कि एक तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए तमाम क्लासेस का, ठीक है। कि क्लास 4 क्या रिक्वायर करती है, क्लास 5 का बेसिक पर्पस क्या है, क्लास 6 का मकसद क्या है, 7 का क्या ऑब्जेक्टिव है, 8 क्या है, 9 जो है वो क्या रिक्वायर करती है, और फिर उसके बाद उसकी जो सेग्रीगेशन है इनटू दी सब क्लासेस उनका आपको पता होना चाहिए। और उनके मुताबिक आपको पता होना चाहिए कि काम कैसे होता है, कैसे होगा, मतलब क्लास 4.1 क्या रिक्वायर करती है, 4.2 क्या रिक्वायर करती है, 4.3 की क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जब आप शुरू में ऑडिट स्टार्ट करेंगे ना, अगर आपने पहले ऑडिट नहीं किए, तो फिर आप ऐसा होगा किसी सीनियर एडिटर के साथ अटैच होंगे। तो वो अगर आपसे पूछेगा ना यार, मतलब है कि आपको क्या आइडिया है कि क्लास 6.3 जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो अगर आपने ये चीज़ पढ़ी है, आपको समझ है, तो आप उसको फौरन बताएंगे 6.3 जो है बेसिकली ये चीज़ रिक्वायर करती है, ठीक है ना। इसमें ये चीज़ें चेक होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो पूछता है कि यार ये 4.3 जो है, ये सब क्लास जो है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो 4.3 क्या कहती है जी कि आप अपनी जितनी भी मतलब है कि इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशन, उनके इश्यूज जो है उनको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। तो इसका बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, और आपको ये मतलब आपके जहन में पूरा स्ट्रक्चर मौजूद होना चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होते हैं, उसको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। जब आप ऑडिट प्लान करते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास, चेक लिस्टें आपके पास बनी होती हैं। प्लानिंग, जब ऑडिट की प्लानिंग हम करते हैं ना, उसमें सबसे पहले हम एक चेक लिस्ट बनाते हैं कि हमने करना क्या क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने चेक करने हैं, पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है, इंटरव्यू कब करने हैं, ऑब्जर्वेशन कब करनी है, ठीक है, फिजिकल विजिट कब करना है, वॉक थ्रू कब करना है, इस तरह की ओपनिंग मीटिंग कब करनी है, क्लोजिंग मीटिंग कब करनी है, वो सारी प्लानिंग फेज में आती है। तो यहाँ तक आपको किसी किस्म का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन ऑपरेशनल पार्ट के अंदर, तो काइंडली मुझसे आप क्लियर कर लें। जी प्लीज। सर ये आज की जो ट्रेनिंग थी ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी माशाल्लाह, और आपने बहुत अच्छे अंदाज से समझाया है। थैंक और यू। इसको इंशाल्लाह दोबारा से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और हम्म। फिर क्विज वगैरह आएगा तो इसमें इंशाल्लाह और ये है कि हमारी स्किल्स पॉलिश होंगी। जज़ाकल्लाह। ऑब्वियसली, बिल्कुल। इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर पे मैं इसको, जब ये रिकॉर्डिंग इसी प्रॉपर कन्वर्ट हो जाती है, तो एज यूजुअल जो मेरी रूटीन है मैं इसको LMS के ऊपर लगा दूंगा, क्विज भी लगा दूंगा, ठीक है। तो आप मतलब है कि अपने माइंड को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया करें। अगर कोई मतलब क्वेश्चन आपके जेहन में अचानक भी आ गया ना, तो आप उसको नोट डाउन कर लें, और आप फोरम में नोट कर दें, आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भेज दें, क्लास के दौरान में मुझसे पूछ लें। सो एनी टाइम यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, ठीक है ना। होता है ना बाज़ का, तो आप क्लास के बाहर हैं, कहीं बाहर किसी फील्ड में अपने काम में काम कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड कोई इशू आपके सामने अचानक आ गया, तो उसका बेहतरीन तरीका है या तो आप उसको माइंड में सेव कर लें या कहीं पे नोट कर लें, ठीक है ना। और फिर जब मतलब आपको इजी हो, जब भी आसानी हो, देखिए आपके लिए मैंने कितनी आसानियां बनाई हुई हैं, क्योंकि आप प्रोफेशनल्स हैं। टाइम मैनेजमेंट इशू है, हमें भी ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैंने आपके लिए कितने ऑप्शंस ओपन किए हुए हैं कि अगर अगर आपको जो भी ऑप्शन आसान लगता है उसके ऊपर आए और मुझसे आप इंटरेक्ट करें, मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको, मतलब मेरे पास तो मल्टीपल वेज है ना एक लर्नर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए। अगर उसको एक एग्जांपल से समझ नहीं आती तो मैं 10 एग्जांपल उसको और दूंगा। अगर एक साइड एक तरीके से उसको समझ नहीं आती तो दूसरा तरीका मैं अप्लाई कर दूंगा, दूसरे से नहीं आती तीसरा करा दूंगा, किसी ना किसी तरीके से उसको मैं लाजमी अंडरस्टैंड कराऊंगा। दिस इज माई स्पेशलिटी, कि मैं चीज़ को अगर कोई नॉर्मल वे में समझ लेता है नॉर्मल वे में, अगर उसको मजीद ज़रा ज़्यादा एग्जांपल्स देने की ज़रूरत पड़ी है तब भी